In last lecture, I gave you introduction to PDE, its types, and how to generate PDE from given surface. In this lecture, we study what is general solution, complete integral or complete solution, particular solution and singular solution. We see what is characteristics or Lagrange auxiliary equations and how to use it in general solution and solve PDE or partial differential equation. I will also tell you the condition for unique solution in a given PDE. So let's get started. First of all, I give you these two questions about of partial differential equation. So the question was find PDE from given surface. So we have this question 2z equals to alpha x plus y whole square plus beta. What I said you, whenever we have to generate PDE, so we need a PDE partial differential equation. So partial differential equation में हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक dependent variable, independent variable and derivatives of a dependent variable. So we have here z is dependent variable and x and y are independent variables. So we differentiate this z dependent variable with respect to independent variables, that is with respect to x and y. So differentiating one with respect to x and y. So for our first step is to differentiate. सो हम इसे अगर डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है. सो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो क्या हो जाएगा, टू जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा, जेड एक्स उसको हमने कह दिया कि वो पी है. एंड यहाँ पे टू इंटू जेड वाई आएगा, जेड की वाई को हमने सॉरी जेड वाई को हमने क्यों कह दिया. सो टू पी इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा टू इंटू अल्फा एक्स प्लस वाई अल्फा. अब यहाँ पे हमने क्या है, वाई को कांस्टेंट एज्यूम करा है. ठीक है, जब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं हम वाई को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं. ठीक है, और टू क्यूब यहाँ पे हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई किया है तो टू इंटू अल्फा एक्स प्लस वाई. थर्ड आ गई इक्वेशन. अब 2 और 3 से हमें क्या मिलेगा, दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं तो p बाई क्यू इक्वल्स टू अल्फा. तो हमें यहाँ से अल्फा की वैल्यू मिल गई. अब हमारा एम क्या है, हमें तो ये कांस्टेंट्स अल्फा बीटा आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, इन्हें रिमूव करना है. ठीक है, सो अगर मैं इसको फर्स्ट वाली डिफरेंशियल इक्वेशन में डाल देती हूँ तो क्या मिलेगा, हमारे पास बीटा की तो कोई वैल्यू ही नहीं आई तो हम उसमें नहीं डालेंगे, हम उसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में. तो सेकंड में जैसे ही अल्फा इक्वल्स टू पी बाई क्यू डालते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है p इक्वल्स टू पी एक्स बाई क्यू प्लस वाई इंटू पी बाई क्यू. तो सेकंड इक्वेशन ये है, तो इसके अंदर हमने इसको वैल्यूज को डाला तो हमें ये मिल जाती है. उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आ गया क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई एंड क्यू वॉज व्हाट, जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई और ये था पार्शियल डेरिवेटिव, इसलिए हम लिखते हैं डेल जेड बाई डेल वाई. उसका होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू एक्स, पी की जगह डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई, क्यू की जगह डेल जेड बाई डेल वाई. सो ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई. सो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, वाई बिकॉज इट कंटेन्स डिपेंडेंट वेरिएबल्स. क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल जेड, डिपेंडेंट वेरिएबल जेड तो नहीं है, उसके डेरिवेटिव्स तो है ही है. सो इट कंटेन्स डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव्स. सो डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, इसके डेरिवेटिव्स हैं जेड एक्स एंड जेड वाई एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई. सो दिस इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें वही जनरेट करनी थी तो दिस इज डन. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज z इक्वल्स टू e की पावर y f of x plus y. आवर फर्स्ट स्टेप इज टू डिफरेंशिएट z विद रिस्पेक्ट टू x एंड y. सो हम पूरी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x एंड y डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास ये मिलता है p इज इक्वल्स टू डेल z बाय डेल x इक्वल्स टू e की पावर y f डैश x प्लस y. एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान से देखिए जब विद रिस्पेक्ट टू वाई हम डिफरेंशिएट करें तो अब यहाँ पे तो राइट हैंड साइड में तो जेड वाई आ जाएगा, दैट इज क्यू इक्वल टू डेल जेड अपन डेल, और सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे. एंड राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, जब हम ई की पावर वाई का करेंगे तो ये पूरा का पूरा एज इट इज आएगा. अब ई की पावर वाई एज इट इज रख के इस वाले का करेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वाई आएगा. विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो एक्स प्लस वाई को विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, अब इसको फर्दर क्या किया है हमने, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या है e की पावर वाई एफ डैश एक्स प्लस वाई है, तो e की पावर वाई एफ डैश एक्स प्लस वाई को यहाँ पे हमने अलग करने की कोशिश की तो एफ डैश एक्स प्लस वाई को हमने यहाँ से ये लिख दिया, क्यों इसको इधर ले गए तो माइनस e की पावर वाई एफ ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई e की पावर वाई. तो एफ डैश एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई. तो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे कि ये जो वैल्यू है एफ डैश एक्स प्लस वाई की वैल्यू अगर इसको मैं 2 में सब्सटीट्यूट कर दूँ तो हमें क्या मिलेगा. सो इसका यूज करके हमें ये मिल जाएगा p अपॉन ई की पावर y इक्वल्स टू यहाँ पे क्या किया है f डैश एक्स प्लस वाई है, उसकी वैल्यू यहाँ पर तो ये है इक्वेशन नंबर थर्ड में, और इक्वेशन नंबर सेकंड में f डैश एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या रहेगी p अपॉन ई की पावर y. तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है, दोनों को इक्वेट कराया तो हमारे पास ये मिल जाएगा e की पावर y एंड e की पावर y जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा एंड आई एम जस्ट लेफ्ट विद दिस थिंग. तो यहाँ से हमारे पास क्या बच गया है p इक्वल्स टू क्यू माइनस, एंड यहाँ पे क्या किया e की पावर y एफ ऑफ एक्स प्लस वाई था वो z था, तो जो हमारे पास गिवन पीडी थी z इक्वल्स टू e की पावर y एफ ऑफ एक्स प्लस वाई थी तो उसकी जगह हमने z ही लिख दिया है. तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी क्योंकि हमें आर्बिट्ररी फंक्शन f को रिमूव करना है. ठीक है, इससे पहले हमारे पास था कि हमें वेरिएबल्स को रिमूव करना था, सॉरी वेरिएबल्स नहीं सॉरी आर्बिट्ररी जो कॉन्स्टेंट्स है उनको रिमूव करना था. यहाँ पे हमें इस आर्बिट्ररी फंक्शन को रिमूव करना है तो हमें इसको कहीं से कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा जो कि हमारे पास गिवन पीडी में है. तो हमने उसको ये लिख दिया तो हमारे पास ये आ गया p माइनस क्यू प्लस जेड इक्वल टू 0. Now, in this lecture, I will tell you complete integral or complete solution and
मैनी मोर थिंग्स। सो व्हाट इज कंप्लीट इंटीग्रल और कंप्लीट सोल्यूशन? सबसे पहले तो हमारे पास एक पीडीई गिवन है, ठीक है। सो वी हैव गिवन पीडीई एक्स वाई जेड एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0, यानी पीडीई क्या है, एक तरह का फंक्शन है दे रखा है जिसमें हमारे पास या इक्वेशन है, यू कैन से इक्वेशन है, फंक्शन है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल्स है जो कि जेड है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये है और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के डेरिवेटिव है जो कि पी और क्यू है, ठीक है। अब हमारे पास पीडीई गिवन है, हम इसको सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पी और क्यू आर्बिट्ररी वेरिएबल्स हैं, सॉरी ये कॉन्स्टेंट्स, सॉरी बट डिपेंडेंट वेरिएबल्स के डेरिवेटिव्स है, ये रिमूव हो जाएंगे और इनकी जगह हमारे पास क्या आ जाएंगे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सो रिलेशन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स वाई जेड ए बी इक्वल टू 0, तो इस तरह का रिलेशन बन के आ जाएगा जब हम इसको सॉल्व करते हैं। कंटेनिंग एज मेनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स एज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जितने हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, यहाँ नोट करो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आते हैं इन द अबव पीडीई, इस टाइप की पीडीई में, देन इट इज कॉल्ड कंप्लीट सोल्यूशन। तो वो कंप्लीट सोल्यूशन होता है। सो कंप्लीट सोल्यूशन की फॉर्म कैसी है, एफ ऑफ एक्स वाई जेड ए बी इक्वल टू 0, यानी एक्स वाई जेड आएगा उसके अंदर, इक्वेशन के अंदर, और आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स ए और बी आएंगे। पर्टिकुलर सोल्यूशन है, पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या है, इन द कंप्लीट इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स वाई जेड ए बी इक्वल टू 0। पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होगा, हमारे पास ये फॉर्म तो आ गई, एफ ऑफ एक्स वाई जेड ए बी इक्वल टू 0। अब अगर हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को ए और बी को पर्टिकुलर वैल्यूज दे देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पर्टिकुलर सोल्यूशन। ओडी में भी हमारे पास क्या होता था, एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती थी और इनिशियल कंडीशन आ जाती थी, लाइक वाई ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 आ गई, इस तरह की कोई कंडीशन आ गई, तो हम क्या करते थे, इन वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर देते तो हमें कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाती थी, कांस्टेंट रिमूव हो जाता था और वो हो जाता था हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन। सेम यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद है सिंगुलर सोल्यूशन। सिंगुलर सोल्यूशन क्या है, अ सिंगुलर सोल्यूशन ऑफ अ पीडीई इज अ सोल्यूशन दैट कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम द जनरल सोल्यूशन बाय असाइनिंग स्पेसिफिक वैल्यूज टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। सो अगर हमारे पास जनरल सोल्यूशन निकल के आ गया, हमने जनरल सोल्यूशन निकाल लिया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, अब सिंगुलर सोल्यूशन क्या है, जनरल सोल्यूशन कभी कभी हमारे पास इस तरह का आ जाता है कि हम लिखते हैं कि दिस इज नॉट ट्रू फॉर, दिस इज ट्रू फॉर से सम y ग्रेटर देन 0 एंड x ग्रेटर देन 0। तो कुछ कुछ वैल्यूज ऐसी होती है जिनके लिए वो आ नहीं पाता है सोल्यूशन, लाइक x इक्वल टू 0 के लिए नहीं आ पाएगा जब हम करेंगे कि x ग्रेटर देन 0 के लिए, लेकिन वो सोल्यूशन होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, लेकिन जनरल सोल्यूशन में हम उस वैल्यू को नहीं डाल सकते, तो वो होता है सिंगुलर सोल्यूशन। सो दैट कैन नॉट बी डिराइव, तो वो सोल्यूशन जो है वो कैन नॉट बी डिराइव फ्रॉम जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन से नहीं निकल पाता, वो सोल्यूशन तो होता है पर जनरल सोल्यूशन में हम नहीं डाल सकते उसको। जनरल सोल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है, इन्फिनिटी ऐसी वैल्यूज आ जाती है जो कि डिफाइंड नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा सिंगुलर सोल्यूशन। उसके बाद सिंगुलर सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग ए एंड बी। सिंगुलर सोल्यूशन कैसे आता है, ए और बी को हम एलिमिनेट करते हैं। ये हमारे पास जो सोल्यूशन आया था कंप्लीट सोल्यूशन, वो कैसा आया था, एफ ऑफ एक्स वाई जेड ए कॉमा बी, इस तरह का आया था। तो हम इन ए और बी को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, तब हमारे पास आ जाता है सिंगुलर सोल्यूशन। कैसे करते हैं, एफ इक्वल टू, ये एफ इक्वल टू 0 तो ये इक्वेशन हो जाती है, इसका यूज करते हैं। अब जो हमारे पास ये आ गई है इक्वेशन, तो एफ इक्वल टू ए, एफ तो गिवन वो थी पी डी, जिसमें यहाँ पे पी और क्यू था, ठीक है। एफ इक्वल टू 0 में जब हम एफ इक्वल टू 0 मतलब हम इसको इक्वेट करेंगे, इसकी बात करेंगे, एंड डेल एफ अपॉन डेल ए इक्वल टू 0 की जब हमें बात करनी है तब हम इसका यूज करेंगे। डेल एफ अपॉन डेल ए मतलब इस वाली इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू ए डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वल टू 0, डेल एफ अपॉन डेल बी इक्वल टू 0 रखेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो ये हम आगे देखेंगे कि हम किस तरह से करते हैं। सो आगे हम, हाँ, इट डज नॉट कंटेन्स आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो इसके अंदर हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आएंगे क्योंकि हम इनके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे और इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आएंगे। अब जनरल सोल्यूशन क्या है, अ सोल्यूशन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ फाई साई इक्वल टू 0। तो जो सोल्यूशन है एफ ऑफ फाई साई इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे फाई क्या है, फाई फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स के डेरिवेटिव्स है पी और क्यू वो रिमूव हो चुके हैं, साई भी है, साई इक्वल टू साई ऑफ एक्स वाई जेड है। नेक्स्ट ही थ्योरम हम बाद में देखेंगे, एंड उसके बाद है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स की डेफिनेशन है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है ये भी फिर बताऊंगी, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो सॉल्व पीडी, अब हमारे पास ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई इक्वल्स टू यू, इस तरह से इक्वेशन दे रखी है। अब क्या करना है, हम इसकी, हमारा फर्स्ट स्टेप होता है लैग्रांजी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना, या हम इनको कैरेक्टरिस्टिक भी कहते हैं। ये किस तरह से निकालते हैं हम लोग, तो डी लिखते हैं हम, यहाँ पे लिख लो, पहले डी लिख लो, फिर डी लिख लो, फिर डी लिख लो। अब इनके नीचे क्या क्या आएगा, डी के नीचे आएगा एक्स, एक्स क्या है, कोफिशिएंट ऑफ यू एक्स, वाई क्या है, कोफिशिएंट ऑफ यू वाई, और यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ जो राइट हैंड साइड में है, जो राइट हैंड साइड में है वो आएगा डी के नीचे। तो ठीक है, अगर मान लो ये वाली जो टर्म है ये लेफ्ट हैंड साइड पे होती तो हाँ, तो राइट हैंड साइड में जाते तो हम यहाँ पे एक नेगेटिव लगा देते। तो अब क्या करना है, अब इस तरह से इक्वेशन आ जाती है। तो अब ये देखो, ध्यान से देखो, ये ओडी टाइप की आ गई है, ओडी की फॉर्म हो गई है। ओडी में हमको सॉल्व करनी आती है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये सेपरेबल टाइप की इक्वेशन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करते हैं, वी गेट log x प्लस log c1 कांस्टेंट हमने ऐड कर दिया, log की तरह का साइड तरह ऐड कर दिया ताकि हमें सोल्यूशन निकालने में थोड़ी आसानी हो। दिस इज इक्वल्स टू log y, एंड इसको फर्दर लिखेंगे तो यह आएगा c1 इक्वल्स टू y बाय x आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, c1 इक्वल टू y बाय x लिखते हैं, तो कांस्टेंट इक्वल टू लिखते हैं, और इसी को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। ये हमारी होती है कैरेक्टरिस्टिक, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक आई है।
जिसको हमने फाई ऑफ एक्स वाई यू कहते हैं, यानी एक फंक्शन हो गया। तो जनरल सोल्यूशन में हमें इस तरह से कोई फंक्शन चाहिए था, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स बन के आती है, तो उसको हम लिखते हैं फंक्शन। सो सी वन इक्वल टू फाई ऑफ एक्स वाई यू, ये फंक्शन आ गया जो कि वाई बाई एक्स है। अब हमने क्या किया, हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या कंसिडर किया था, यहाँ पे हमने इसको लिया था डी एक्स बाई एक्स इक्वल टू डी वाई बाई वाई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, या तो इन दोनों को कंसिडर कर लो या इन दोनों को कंसिडर कर लो, जिनको हमने नहीं यूज किया है। तो हमें इंडिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होती हैं। ठीक है, तो हमने ये क्या यूज कर लिया है, डी एक्स बाई एक्स इक्वल टू डी यू बाई यू, इन इसका यूज कर लिया, यानी जो हमारे पास फर्स्ट वाली इक्वेशन थी और लास्ट वाली इक्वेशन थी वो वाली यूज कर ली। इंटीग्रेट कर देंगे, हमारे पास ये मिल जाएगा log x प्लस log c2 इक्वल टू log u। फर्दर इसको लिखेंगे तो c2 इक्वल्स टू u बाई x हो गया। दिस इज फंक्शन साइज को हमने साई कह दिया। अब c1 c2 क्या है, हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, हमें ये मिल गए। अब जनरल सोल्यूशन निकाल, तो जनरल सोल्यूशन क्या था, अभी मैंने डेफिनेशन में आपको बताया कि जनरल सोल्यूशन क्या है हमारे पास, जहाँ पे हमारे पास लास्ट में देखिए यहाँ पे f ऑफ फाई कॉमा साई इक्वल टू 0, जहाँ पे फाई भी फंक्शन ऑफ x y z है, यानी जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल वो भी आएगा उसमें, बस कॉन्स्टेंट्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से फंक्शन साई है, सो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो जनरल सोल्यूशन हमारा ये बन जाएगा एफ ऑफ फाई साई इक्वल टू 0। अब फाई फंक्शन क्या था, यहाँ पे देखिए फाई फंक्शन हमने निकाला था, फाई वो c1 इक्वल्स टू वाई बाई एक्स, और साई फंक्शन जो है वो u बाई एक्स। तो दोनों हमने यहाँ पे लिख दिया है, फाई इक्वल्स टू सॉरी एफ ऑफ वाई बाई एक्स एंड कॉमा यू बाई एक्स इक्वल टू 0। सो दिस इज कॉल्ड सोल्यूशन सरफेस ऑफ गिवन पीडी। अब हमने देखा है कि इम्प्लिसिट सोल्यूशन भी होते हैं हमारे पास और एक्सप्लिसिट सोल्यूशन भी होते हैं। तो इम्प्लिसिट सोल्यूशन क्या होता है, जहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ में लिखा जाता है, दोनों को हम अलग नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं। एक्सप्लिसिट सोल्यूशन क्या है, एक्सप्लिसिट सोल्यूशन में हम इस डिपेंडेंट वेरिएबल को अलग से लिखने की कोशिश करते हैं, कोशिश कर लिखते ही हैं। सो एक्सप्लिसिट फॉर्म में सोल्यूशन को लिखना हो तो क्या लिखेंगे, हमारे पास दो आए थे, C1 आया था एक, C2 आया था। C1 हमारा y बाई एक्स आ गया, C2 हमारा u बाई एक्स आ गया। तो मैंने u बाई एक्स इक्वल्स टू कर दिया। ठीक है, तो u बाई एक्स को पहले इक्वल लेके चलिए, ये हमारी इम्प्लिसिट फॉर्म है एफ ऑफ वाई बाई एक्स यू बाई एक्स इक्वल टू। और एक्सप्लिसिट फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो u वाले पार्ट को तो अलग करके लिख लेंगे। तो u बाई एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ वाई बाई एक्स और u इक्वल टू एक्स इंटू जी ऑफ वाई बाई एक्स। इस तरह से भी जनरल सोल्यूशन लिखा जाता है और उस तरह से भी लिखा जाता है। अब यहाँ पे हम इसको अलग कर पा रहे हैं, तो ये एक्सप्लिसिट फॉर्म हो गई। हम हो सकता था यहाँ अलग नहीं कर पाते, तो हम इस तरह से सोल्यूशन तो लिख ही सकते हैं, भले ही ये अलग ना हो पाई उसे, यानी एक्सप्लिसिट फॉर्म में ना लिखा जाए, लेकिन जनरल सोल्यूशन इस तरह से भी लिखा जा सकता है। एंड फर्स्ट फॉर्म तो ये है ही, एफ ऑफ फाई इक्वल टू 0 वाली। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या कैरेक्टरिस्टिक डेफिनेशन क्या थी उसकी बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स और स्पेशल कर्व्स। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कर्व्स अभी मैंने निकाला, एफ ऑफ फाई निकाले ना, ये देखो कैरेक्टरिस्टिक निकाली, c1 इक्वल्स टू वाई बाई एक्स इक्वल टू 5, ये कर्व ही है वाई बाई एक्स। ठीक है, वाई बाई एक्स टाइप का एक कर्व ही है। यहाँ पे हमने करा था ये u बाई एक्स आ गया था, c2 इक्वल टू, ये भी कैरेक्टरिस्टिक थी u बाई एक्स, ये भी एक कर्व है। तो क्या है, कोई कर्व है, यहाँ पे देखिए ये रहा। सो कैरेक्टरिस्टिक्स आर स्पेशल कर्व्स हैं और सरफेसेस हो गए और पाथ हो गए एक तरह से, अलॉन्ग विच अ पीडी सिंप्लीफाइज इनटू अ सेट ऑफ ओडीज। तो इनका यूज करके हमारे पास क्या होता है, अलॉन्ग विच अ पीडी सिंप्लीफाइज। तो पीडी हम सिंप्लीफाई कर पाए थे, क्या बन गया था, ओडी की फॉर्म आ गई थी। सो दैट इज क्या होता है, अगर हमारे पास कोई फॉर्म है इस तरह की, ए एक्स वाई यू एक्स प्लस बी एक्स वाई यू वाई इक्वल टू सी ऑफ एक्स वाई यू कन्वर्ट्स इनटू, इस तरह की किस में कन्वर्ट हो जाती है, डी एक्स बाई डी एस लिखते हैं इक्वल टू ए लिखते हैं, यहाँ पे तो इक्वल है। तो हम देखेंगे यहाँ से हम कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं या ऑक्सिलरी इक्वेशंस बनाते हैं। डी वाई बाई डी एस इक्वल्स टू बी लिख दिया है हमने, एंड यू बाई डी एस इक्वल्स टू सी लिख दिया है। तो ये एक पैरामीट्रिक फॉर्म है। और अगर हम इसको नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या बन जाती है, डी एक्स बाई ए कर देंगे, तो डी एस इक्वल टू कर दिया सब कुछ हमने, डी एस इक्वल टू, यहाँ से डी एस इक्वल टू डी एक्स बाई ए लिख दिया, डी वाई बाई बी लिख दिया, एंड इक्वल टू डी यू बाई सी लिख दिया, और सबको डी एस के इक्वल लिख दिया। तो लेग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या है, ये वाला पोर्शन, सिर्फ इतना वाला पोर्शन जो है उसको हम लेग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं, जिससे हमने अभी सोल्यूशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया। यहाँ पे ए क्या था, ए था कोफिशिएंट, किसका कोफिशिएंट था, यू एक्स का। तो ए वॉज द कोफिशिएंट ऑफ यू एक्स, बी वॉज द कोफिशिएंट ऑफ यू वाई, और यहाँ इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वल का साइन होना चाहिए। उसके बाद है जो फंक्शन वो डी यू के नीचे आएगा। ठीक है, डी यू के नीचे सी आएगा, लेकिन वो इक्वल के बाद होना चाहिए। अगर वो पहले है तो उसको राइट हैंड साइड में लेके जाओ, राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। एंड उसके बाद हमारे पास है ये एक थ्योरम है, तो कॉशी प्रॉब्लम फॉर अ क्वासी लीनियर इक्वेशन। तो अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम दे रखी है और हमें पूछा जाता है कि इसका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो हम कैसे करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, यहाँ पे गिवन नहीं है, मैं लिखती हूँ, अभी मैं डायरेक्टली लिखती हूँ। ठीक है, तो बीच में से बताऊंगी मैं आपको कि मेन एम क्या है हमारा, इस तरह यहाँ से। ठीक है, अगर हमारे पास पार्शियल इक्वेशन है, से ए इंटू यू एक्स प्लस बी यू वाई इक्वल टू सी लिखते हैं, ए यू एक्स प्लस बी यू वाई इक्वल टू सी कह लो।
सी यहाँ पे कुछ भी फंक्शन हो सकता है, से सी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा यू, तो कोई भी फंक्शन हो सकता है। इस तरह की फॉर्म होती है हमारे पास, ठीक है। ए जो है कोफिशिएंट है यू एक्स का, बी हमारा वाई का कोफिशिएंट है और सी इस तरह से है, ठीक है। इस तरह से अगर हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और हमारे पास इनिशियल कंडीशंस दे रखी है, कंडीशन दे रखी है यानी एक्स की कोई वैल्यू है, वाई की कोई वैल्यू है और यू की कोई वैल्यू, यानी यहाँ पे कर्व की फॉर्म में आएगा, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली सिंपल वैल्यूज नहीं आती, जैसे उसमें आती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसमें कैसा आ जाता था y ऑफ 1 इक्वल टू कोई वैल्यू आ गई, से 0 आ गई, 2 आ गई, ऐसे कोई वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे वो 1 और 2 0 टू कॉन्स्टेंट टाइप की वैल्यूज नहीं आएंगी, x कोई फंक्शन ऑफ x नॉट टी हो गया, y इक्वल टू y नॉट टी हो गया, u इक्वल टू u नॉट टी हो गया, इस तरह से है। कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली कंडीशन क्या है, y नॉट का डैश करना है, y नॉट यानी यहाँ पे है इसका मल्टीप्लीकेशन इस a के साथ में, ओके। सो वाई नॉट है, वाई नॉट का हमने डेरिवेटिव किया, वाई नॉट वाई इक्वल्स टू वाई नॉट, ठीक है। वाई को हमने वाई नॉट लिख रखा है, जो इनिशियल कंडीशन में गिवन है उसमें हमें करना है, वाई नॉट का डैश का मल्टीप्लिकेशन ए के साथ करो, उसमें माइनस एक्स नॉट का डैश और उसका मल्टीप्लिकेशन बी के साथ करो, तो हमारे पास ये चीज़ नॉन जीरो आती है। जब ये हमारे पास नॉन जीरो आती है देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सोल्यूशन। इसकी सिंपल सी फॉर्म कैसे हो सकती है, हमारे पास ए यू एक्स प्लस बी यू वाई इक्वल टू सी लिख रखा है, तो हम यहाँ पे ए लिख देते हैं, यहाँ बी लिख देते हैं, ठीक है। और डिटर्मिनेंट निकालेंगे किसका, ए और बी तो हमने लिख दिए, और यहाँ इसके नीचे क्या आएगा, इसके नीचे आएगा इसका डेरिवेटिव एक्स नॉट, इसका डेरिवेटिव एक्स नॉट डैश आएगा और इसका आएगा वाई नॉट का डैश, तो एक्स नॉट का डैश यहाँ पे हम लिख देते हैं, वाई नॉट का डैश हमने लिख देते हैं, और इसका डिटर्मिनेंट जो है हमें नॉन जीरो चाहिए। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या है, ए इंटू वाई नॉट का डैश, इसका डिटर्मिनेंट क्या है, ए इंटू वाई नॉट का डैश माइनस बी इंटू एक्स नॉट का डैश, जो कि ये सेम चीज, सो ये हमें नॉन जीरो चाहिए, ठीक है। सिंपली हम ये चीज कह रहे हैं कि ये नॉन जीरो होना चाहिए, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। अब देखते क्या है, सो सपोज दैट एक्स नॉट वाई नॉट एंड यू नॉट आर कंटिन्यूस डिफरेंशियल फंक्शंस ऑफ टी इन अ क्लोज्ड इंटरवल। सो सबसे पहले तो एक्स नॉट वाई नॉट यू नॉट की जो मैंने बात की है कि ये हाँ एक्स इक्वल टू, ये जो है x इक्वल टू एक्स नॉट वाई नॉट, यहाँ मुझे इनका डेरिवेटिव करना है। अगर डेरिवेटिव करना है तो ये पहले कंटिन्यूस भी होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। सो एक्स नॉट वाई नॉट यू नॉट आर कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ टी ना क्लोज्ड इंटरवल, इंटरवल क्लोजिंग। ए बी सी आर फंक्शंस ऑफ एक्स वाई यू विद कंटिन्यूस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। ए बी सी भी जो है कंटिन्यूस इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के डिफाइन होने के लिए ए बी सी जो है, जो कि कोफिशिएंट्स हैं, वो सब क्या होनी चाहिए, वो भी कंटिन्यूस होनी चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन, उनका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू देयर आर्ग्यूमेंट्स इन सम डोमेन डी ऑफ एक्स वाई यू स्पेस कंटेनिंग द इनिशियल कर्व दिस वन, सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन वाई नॉट डैश ए माइनस एक्स नॉट डैश बी इज नॉन जीरो। तब क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सोल्यूशन यू इक्वल्स टू यू एक्स वाई, तब हमारे पास यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। u इक्वल टू यू एक्स वाई, यू इक्वल टू की फॉर्म का एग्जिस्ट करेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल उस तरह से लिखते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स वाई की फॉर्म का आएगा, तो u इक्वल टू यू एक्स वाई ऑफ द क्वासी लीनियर इक्वेशन इन द नेबरहुड ऑफ c, तो उस c के उस जो हमने कर्व डिफाइन कर रखा है उसमें एग्जिस्ट करेगा, x इक्वल टू एक्स नॉट एंड y इक्वल टू वाई नॉट में, एंड द सोल्यूशन इस इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब देखो ये इसका सोल्यूशन होगा तो क्या होगा, यू नॉट इक्वल टू यू एक्स नॉट वाई नॉट, यू नॉट हमें कोई वैल्यू दे रखी है और एक्स नॉट वाई नॉट डालेंगे तो हमारे पास सेम वैल्यू आएगी, यही सोल्यूशन होता है, ये सोल्यूशन होगा। तो यू जीरो फॉर जीरो लेस इक्वल टू टी लेस इक्वल टू वन, तो ये थे सिंपल सी थ्योरम। अब है द कंडीशन स्टार इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन सी इज कैरेक्टर। अब ये जो कर्व सी हमें दे रखा है ये अगर कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है उस केस में हम इस कंडीशन को अप्लाई नहीं कर सकते। कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है, कैरेक्टरिस्टिक यानी वहाँ पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, सी वन इक्वल टू वाई बाई एक्स। अब कर्व में भी हमारे पास यहाँ पे भी हमारे पास इसी तरह के दे रखा हो कि y बाई एक्स है, ठीक है, और वो कैरेक्टरिस्टिक से सेम हो जाता है, उस केस में यहाँ पे ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती, तब तो हमें डायरेक्टली किसी और तरीके से करना पड़ेगा कि हमारे पास यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। नाउ वी विल सी सम मोर क्वेश्चंस। ये हो गया था, हाँ ये हो गया है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया है। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे ये एक क्वेश्चन है, सो सॉल्व एक्स स्क्वायर यू एक्स प्लस वाई स्क्वायर यू वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई यू। सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप है लेग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशंस निकालना, विच इज dx अपॉन एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट आएगा यू एक्स का, तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ इसका कोफिशिएंट आ जाएगा dy अपॉन वाई स्क्वायर, यहाँ y का यू वाई का कोफिशिएंट आएगा, और यहाँ पे du अपॉन एक्स प्लस वाई यू, क्योंकि ये इक्वल के बाद ही था तो हम यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें सॉल्व करना है, हमें दो कर्व्स निकालने हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट कर्व हो जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू dy बाई वाई स्क्वायर। हम इसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह सॉल्व कर सकते हैं, तो हम डायरेक्टली इसको लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई इक्वल टू c1 हो गया, c1 इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स वाई यू, एक कर्व आ गया। अब हमें सेकंड कर्व निकालना है, सेकंड कर्व कैसे निकालें, हमने इन दोनों का तो यूज़ कर लिया, अब हम या तो इन दोनों का यूज़ करें या इन दोनों का यूज़ करें, लेकिन दोनों को यूज़ करने से हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करें, तो हमारा उसके बाद हम यूज़ करते हैं कि लेग्रांज मल्टीप्लायर्स के मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। कैसे यूज़ करेंगे लेग्रांज मल्टीप्लायर्स को,
वी चूज 1 माइनस 1 0 एज लेग्रांज मल्टीप्लायर्स इन 1। तो 1 जो है 1 इक्वेशन ये है, इसके अंदर हम लेग्रांज मल्टीप्लायर्स का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? 1 माइनस 1 और 0 यूज किया है, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड 0 इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मैंने 1 मल्टीप्लाई किया तो ये dx बन गया, माइनस 1 मल्टीप्लाई करते तो माइनस का dy बन गया एंड 0 मल्टीप्लाई करते तो 0 इंटू डी बन गया, और इन सबका एडिशन लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे नीचे भी क्या होगा? यहाँ पे भी नीचे भी मल्टीप्लाई होगा, तो नीचे 1 मल्टीप्लाई हो गया, सेकंड वाले के साथ माइनस मल्टीप्लाई हुआ, -1 तो ये आ गया -y² एंड थर्ड वाले के साथ 0 मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्टली ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ हमने ये लिख दिया, तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी dx माइनस dy प्लस 0 du डिवाइड बाय x² माइनस y² प्लस ये टर्म आ गई। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू ये। अब मैंने ये क्या सोच के लिखा है? मैं एक्चुअली मैं इसकी जगह ये भी लिख सकती थी dx अपॉन x² और dy अपॉन y² भी लिख सकती थी। तो मैंने लिखा ड्यू अपन एक्स प्लस वाई यू, तो वो मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड से कैंसिल हो जाएगा और मैं इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर पाऊंगी। मुझे आंसर निकालना है तो मुझे इक्वेशन को इजीली सॉल्व करना है। सो डी एक्स माइनस डी वाई प्लस 0 इंटू डी यू डिवाइडेड बाई ये चीज़ है पूरी की पूरी। एंड इसको मैं फर्दर लिखती हूँ, इसको मैं फर्दर क्या लिखूँ? दिस इज ये जीरो वाला पोर्शन तो कट गया पूरा, एंड डी ऑफ एक्स माइनस वाई लिख दिया, एंड इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचेगा, इसको मैंने एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई लिख दिया। अब मैंने अपनी इक्वेशन 1 में जाके देखा कि यहाँ पे कौन सी चीज़ कैंसिल हो जाएगी किसके साथ, और हमें पता है एक्स प्लस वाई के साथ ये चीज़ कैंसिल हो सकती है, तो मैंने डी ओपन एक्स प्लस वाई यू के इक्वल लिख दिया। अब एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई तो कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ पे बच गया डी ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू डी यू बाई यू। अब ये इजीली सॉल्व हो सकता है, तो इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा log ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस लॉग सी टू एक्स माइनस वाई बाई यू इक्वल टू सी टू। दिस इज फंक्शन साई ऑफ एक्स बाई यू। तो जनरल सोल्यूशन क्या मिल जाएगा? एफ ऑफ फाई कॉमा साई इक्वल टू 0 था जनरल सोल्यूशन। सो जनरल सोल्यूशन वाज एफ ऑफ फाई कॉमा साई इक्वल टू 0। तो उसी तरह से हमने लिख दिया, फाई ये था, साई ये था। अब इसको आप एक्सप्लिसिट की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो एक्सप्लिसिट में, तो हम एक्सप्लिसिट की फॉर्म में अगर लिखना है या अदर फॉर्म में लिखना है तो हमने क्या लिख दिया? एक्स माइनस वाई बाई यू हम ऐसे लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई, इस तरह से लिख दिया। और यू यहाँ से तो अलग ही हो जाएगा, कैसे अलग हो जाएगा? यू को 1 बाई यू इक्वल्स टू कर दो एंड एक्स माइनस वाई को यहाँ पे डिवाइड में ले जाओ, इस तरह से अलग हो जाएगा और इसकी एक्सप्लिसिट फॉर्म आ जाएगी। और एक्सप्लिसिट फॉर्म नहीं भी लिखनी तो अदर फॉर्म ये है जनरल सोल्यूशन की, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व y माइनस एक्स यू यू एक्स प्लस यू वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगेन ऑक्सिलरी इक्वेशंस निकालनी है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है, तो dx अपॉन y माइनस एक्स यू कोफिशिएंट ऑफ यू एक्स आएगा, dy के नीचे कोफिशिएंट ऑफ यू आएगा जो कि एक्स प्लस यू है, एंड डी यू आएगा डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वो राइट हैंड साइड में था तो अब एज इट इज आ जाएगा। सो हियर वी यूज अगेन मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स यूज करना पड़ेगा। क्यों? देखो, अगर मैं डायरेक्ट चाहूँ कि हाँ इन दोनों को लेकर सॉल्व कर देती हूँ, पर मैं सॉल्व कैसे करूँगी? यहाँ पे x भी है, y भी है, u भी है। अब u है तो u तो चाहिए ना, ऊपर तो dx और dy ही है, तो ये ऐसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, इन दोनों को लेके भी नहीं हो सकता। मान लो अगर आप चाहो इन दोनों को लेके कर दो, फिर नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ dy है और du है और यहाँ पे इक्वेशन में x भी आ रहा है, तो फिर नहीं हो पाएगा। तो हम चाहेंगे कि किसी तरह से कैंसिल हो जाए, डायरेक्टली तो कैंसिल हो नहीं रहा, तो हम यूज करेंगे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स का। मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स हम कैसे यूज करेंगे? जब आपको मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स यूज करना है, आप ट्राई कीजिए कि नीचे जीरो बन जाए, नीचे जीरो बनेगा तो चीज ज्यादा आसान हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया है? हमने चूज किया है x माइनस वाई कॉमा यू एज मल्टीप्लायर्स, इनको मल्टीप्लायर्स की तरह यूज कर लिया, तो ईच फंक्शन ऑफ वन बिकम्स, तो ईच फंक्शन ऑफ वन में x माइनस वाई यू को मल्टीप्लायर यूज कर लिया। सो x इधर मल्टीप्लाई करेगा, पूरे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है हमें, नीचे भी, माइनस का y इधर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी नीचे भी, एंड u इधर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी नीचे भी, और इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये टर्म बन के आती है x डी एक्स माइनस वाई डी वाई प्लस यू डी यू डिवाइडेड बाई ये चीज। ठीक है, अब इन फर्दर इन सबको आप एक साथ ऐड करेंगे तो आप देखेंगे ये जीरो बन रहा है। अब ये जीरो बन गया है, ठीक है, जीरो बन गया। अब इक्वल टू लिखना होता है हमें किसी के, तो मैं तो इसके भी इक्वल लिख सकती हूँ, इसके भी या इसमें, इनमें से किसके इक्वल लिखा जाए? यहाँ पे तो हम किसी के भी इक्वल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जीरो बना है। ठीक है, तो किसी के भी इक्वल लिखेंगे तो वो राइट हैंड साइड में जीरो ही देगा। तो यहाँ पे मैंने ये चीज लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास यहाँ जीरो बन गया है, तो मैंने इस फर्स्ट के भी इक्वल लिख दो, चाहे सेकंड वाले के या थर्ड वाले, दोनों में तीनों में से किसी भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के इक्वल लिख दो, ऑक्सिलरी इक्वेशन के इक्वल लिख दो, सेम ही बनेगा। सो एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई प्लस यू डी यू इक्वल टू जीरो बन गया। इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू सी वन एंड फाइव ऑफ एक्स वाई यू। तो एक कैरेक्टरिस्टिक तो आ गई हमारे पास। अब हमें निकालनी है सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। सो नाउ चूजिंग वाई एक्स माइनस वन एस मल्टीप्लायर्स। अब हमने दूसरा मल्टीप्लायर यूज कर लिया। ठीक है, हमें सेम नहीं यूज करना, हो सकता है दूसरे मल्टीप्लायर से भी नीचे जीरो बन जाए। ठीक है, और हो सकता है नहीं भी बने, ऐसा और कोई मल्टीप्लायर ना मिले कि वो जीरो बन जाए, तो हम देखते हैं फिर। ठीक है, तो y माइनस वन को मल्टीप्लायर्स की तरह यूज करेंगे तो हमारे पास ये चीज बन के आती है y डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस डी यू, नीचे ये चीज आ जाएगी। इसको मैं फर्दर ये लिख सकती हूँ, इसको फर्दर मैं नीचे वाले को सॉल्व करते हुए देखती हूँ तो जीरो बन गया, एंड ये यहाँ पे एज इट इज रहेगा वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस का डी यू एंड इक्वल टू जीरो आएगा। इसको किसी फ्रैक्शन के इक्वल रख दो, वो इक्वल टू जीरो देगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करती हूँ तो एक्स वाई माइनस यू इक्वल टू जीरो हो गया, इसको हमने फंक्शन साई कह दिया। तो जनरल सोल्यूशन क्या था? एफ ओ फाई कॉमा साई इक्वल टू जीरो था। सो और एफ ओ फाई कॉमा साई यानी फाई तो हमारा ये था एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, एंड साई फंक्शन ये आया है एक्स वाई माइनस यू, तो इस तरह से लिख दिया।
ठीक है, अब आप इसको एक्सप्लिसिट के फॉर्म में तो लिख नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर अदर फॉर्म में अगर आप लिखना चाहते हैं इसका सोल्यूशन, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं एक्स वाई माइनस यू इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र प्लस यू स्क्र। और इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र प्लस यू स्क्र को इधर रख लो और राइट हैंड साइड पे एफ ऑफ एक्स वाई माइनस यू लिख दो, इस तरह से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है 2xy p प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र क्यू इक्वल टू 0। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, dx अपॉन 2xy इक्वल्स टू dy अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र ड्यू बाय 0। ठीक है, p क्या था, कोफिशिएंट सॉरी p वाज ux, u का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, एंड q वाज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y, सॉरी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y। सो ये था। ठीक है, सो dx के नीचे 2xy आएगा, dy के नीचे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र ड्यू बाय 0। ठीक है, अब डी यू बाई 0 है तो फिर तो इसको तो किसी के भी इक्वल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन इसको तो लिख देंगे, लेकिन बाकी के हमें एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व और चाहिए, तो वो कैसे निकलेगा, यूजिंग 1,1,0 हैज मल्टीप्लायर्स। इस मल्टीप्लायर का यूज करते हैं हम, कैसे यूज करेंगे तो क्या होगा, डी एक्स प्लस डी वाई डिवाइडेड बाय नीचे वाला टर्म भी ऐड हो जाएगा विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, इतना हो गया, ये आ गया। हम क्या चाहते हैं, इसको किसी के इक्वल रखेंगे तब मिलेगा ना हमें कुछ, तो हम इसको मान लिया हमने कि अब हमने चूज कर लिया -110 एज मल्टीप्लायर, इस मल्टीप्लायर का यूज कर लिया। जब हम इस मल्टीप्लायर का यूज कर रहे हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन के आएगी, डी वाई माइनस डी एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये कैसे बनेगी, हमने यूज किया -110 मल्टीप्लायर, जो पहले वाली इक्वेशन में -1 का यूज करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का डी एक्स एंड माइनस 2xy नीचे बन जाएगा, एंड 1 मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वाले के साथ तो dy एंड नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो नीचे हमारे पास क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इसको मैं y माइनस एक्स का होल स्क्वायर या x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, ये बन गया। ठीक है, अब 1 और 2 को मैं इक्वेट कर देती हूँ। 1 में हमारे पास है dx प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एंड इधर है हमारे पास y माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सो इन दोनों को इक्वेट किया तो मैं इनको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकती हूँ। सो डी वाई प्लस डी एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई माइनस डी एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये है इंटीग्रेट करा है यहाँ पे तो क्या आएगा -1 अपॉन वाई प्लस एक्स, एंड यहाँ से -1 अपॉन वाई माइनस एक्स C1। इसको फर्दर मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, C1 ये आ गया, और फर्दर लिखूंगी तो C1 ये आ गया। ठीक है, इसको मैंने फाई ऑफ एक्स वाई यू कह दिया। ठीक है, अब हमारे पास डी यू बाई 0 था तो उसको इक्वल कर दिया हमने, किसी के भी इक्वल रखो तो हमारे पास डी यू इक्वल टू 0 ही बनेगा, दैट इज यू इक्वल टू C2 साई ऑफ एक्स वाई यू, ये फंक्शन बन गया। तो जनरल सोल्यूशन हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ यू कॉमा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, और एक्सप्लिसिट फॉर्म में यू इक्वल टू एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, इस तरह से लिख सकते हैं एक्सप्लिसिट फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, सो dx के नीचे क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ ux यानी कोफिशिएंट ऑफ p आ जाएगा dx के नीचे, dy के नीचे कोफिशिएंट ऑफ q आ जाएगा, एंड du अपॉन माइनस एक्स बाई स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। तो इसको हम फर्दर हमने क्या किया, अब पहला फ्रैक्शन और लास्ट का फ्रैक्शन यूज कर लिया, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। अब वाई स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास ये टर्म बचेगी, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इंटीग्रेट करने के बाद ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू C1 इक्वल टू फाई ऑफ एक्स वाई यू आ गया। नाउ कंसिडर, अब हमने क्या किया, डी वाई अपॉन एक्स वाई स्क्वायर, अब हमने सॉरी एक्स यूज किया, इस वाले को यूज कर लिया है, सेकंड वाले को, एंड थर्ड लास्ट वाले को यूज कर लिया, डी ओपन माइनस एक्स वाई स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करूँगी तो यह आ जाएगा हमारे पास डी यू अपॉन यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी अपॉन वाई स्क्वायर। फर्दर इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास ये फंक्शन साई आ जाएगा। सो जनरल सोल्यूशन क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ फाइव कॉमा साई इक्वल टू 0, एफ ऑफ फाइव वाज एक्स स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, यानी C1 वाज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, एंड C2 वाज वाई क्यूब प्लस यू क्यूब। तो फंक्शन साई आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो इसका जनरल सोल्यूशन आ गया है। यहाँ पे आप एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिख भी नहीं सकते हैं। ठीक है, दिस इज डन। दीज आर द क्वेश्चन फॉर यू टू डू योर सेल्फ। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आई विल सॉल्व दैट क्वेश्चन इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like and share the video and subscribe the channel. In upcoming lectures, I will tell you Cauchy problems and canonical forms of partial differential equation or PD. And if you want more lectures, then let me know in comment box. Thank you.